केंद्र बिंदु को अपनी कॉपी में लिखे और केंद्र बिंदु को अपनी कॉपी में लिखने के बाद वृक्ष की तरह, ट्री मैपिंग की तरह उसके हर एक छोटे से छोटे पहलू के साथ आगे बढ़े, तो मेरा मानना है कि रिवीजन के तौर तरीकों में हमें थोड़ा परिवर्तन कर लें तो हमें इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो मजबूत पक्ष है उसको मजबूत किया जाए, मजबूत पक्ष में लगे कि अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब कुछ कमज़ोर पक्षों को लिया जाए। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए वह अंतिम दौर में फ़ायदेमंद होगा। अपने आप पर विश्वास करके, कठिन परिश्रम करके परीक्षा हॉल में जाइए, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। विजन आईएएस के आज के स्पेशल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का सेशन यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 से संबंधित है। अब जबकि यूपीएससी प्रीलिम्स ये निर्धारित है कि लगभग 30 दिन ही बचे हैं इसमें। एक तरफ जहां आप लोग इस समय में अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे, वहीं आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस और इश्यूज फेस कर रहे होंगे। आज हम लोग इस सेशन में इन्हीं चैलेंजेस और इनके संदर्भ में जो एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होना चाहिए उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं विजन आईएएस के सीनियर फैकल्टी श्री अशोक दुबे सर। अशोक सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अब मैं अपनी बातचीत की शुरुआत इस लास्ट 30 डेज में प्रिपरेशन से क्या प्लानिंग होनी चाहिए इससे करना चाहता हूँ। तो इसमें सर मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे इशूज हैं और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेज हैं जो बच्चे आमतौर पर फेस करते हैं और उनको ओवरकम करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर, इसके बारे में सर हमें थोड़ा सा बताएं सर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने हमसे पूछा है। अखिल भारतीय संयुक्त लोक सेवा परीक्षा, जिसको ऑल इंडिया कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी हम कहते हैं, इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के सामने स्वाभाविक तौर पर दो तरह के तनाव होते हैं। एक तो सामाजिक तनाव होता है जो बाहर से उत्पन्न कराया जाता है, और एक उनका अपना व्यक्तिगत तनाव होता है जो उनकी सफलताओं से संबंधित होता है। निश्चित तौर पर यह परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा भी है और सबसे कठिन परीक्षा भी मानी जाती है, तो बच्चों में तनाव होता है। और सामान्य तौर पर विद्यार्थी जब आते हैं तो आत्मविश्वास की कमी को लेकर आते हैं, क्या तैयारी किया, कितना किया, उसका दायरा क्या है, इस समस्या को लेकर आते हैं। और एक सामान्य समस्या उनमें होती है कि पढ़ने के बावजूद भी उनका प्रदर्शन उस स्तर पर है या नहीं, इसकी एक समस्या उनके पास रहती है। तो उनके प्रश्नों, उनकी समस्याओं, उनके डाउट्स को लेकर के हमने देखा कि कुल मिलाकर समस्या 3 तरह की है, जिसको हम पीआरपी के रूप में देखते हैं: प्रिपरेशन, रिवीजन और परफॉर्मेंस। यानी कि उन्होंने क्या तैयारी की है, किस तरह से उसका रिवीजन कर रहे हैं और फिर उनका प्रदर्शन कैसा हो रहा है। यही 3 समस्याएं उनके पास होती हैं और इन 3 समस्याओं के समाधान भी हम लोगों को ढूंढने होते हैं। अब जैसा आपने बताया कि 30 दिन बचे हैं, इन 30 दिनों में निश्चित तौर पर साल भर का जो प्रदर्शन उनका है वह प्रदर्शन अब अंतिम मुकाम पर है और उन्हें 30 दिनों में गागर में सागर की कहावत को चरितार्थ करना है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो भी उन्होंने अब विगत 11 महीनों में या उससे ज़्यादा महीनों में तैयारी की है, उसको 1 महीने के भीतर पूरी तरह से तैयार करना है। और सिर्फ तैयार ही नहीं करना है, उसके अनुसार अपने प्रदर्शन को भी उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां से उन्हें सफलता दिखाई दे। जबकि लास्ट 30 डेज के प्रिपरेशन के बारे में आपने एक आउटलाइन तो ड्रॉ कर दिया है सर जी, तो मैं यहाँ पे इससे लगा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी, कि सर इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन कौन से हैं जो कि इस लास्ट 30 डेज के लिए क्रूशियल होंगे, जिसे फॉलो करना चाहिए उन्हें, और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनकी। जो अभ्यर्थी साल भर से तैयारी कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ उसने कुछ विशिष्ट नोट्स बनाए होंगे, अपने किताबों को उसने समराइज़ किया होगा, अपने नोट्स को उसने समराइज़ किया होगा और इन 30 दिनों में केवल उन मुद्दों पर जो मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो मुद्दे अत्यंत सटीक तरीके से उनकी कॉपियों में या उनकी कहीं किताबों में लिखे गए हैं,
वे उनका रिवीजन करें इन 30 दिनों में, उनको तैयार करें, अधिक से अधिक गहनतम अध्ययन की दिशा में अग्रसर हों। और मेरा एक सुझाव है यहाँ पर कि इन 30 दिनों में विजन आईएएस के द्वारा जो शोध और अनुसंधान के आधार पर विकसित की गई सामग्री होती है, जो स्टडी मटेरियल होता है, उस स्टडी मटेरियल में भी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि विस्तार से हमें सामग्री उपलब्ध कराते हैं, स्टडी के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसको उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा कुछ क्विक रिवीजन मटेरियल हमारे पास होते हैं जो हमारे 30 दिनों की तैयारी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ में जो हमारा 365 दिन का एक समग्र एनालिसिस हमारे एक पुस्तिका के द्वारा हमारा एक जो मटेरियल है उपलब्ध होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसका सहयोग लेकर विद्यार्थी एक सामान्य तैयारी के साथ आगे बढ़ सकता है। और रही बात अलग अलग विषयों के संदर्भ में, 2 भागों में होता है, एक करंट का मामला है, एक विषय होता है, और एक जो सामान्य विषय होते हैं उससे संबंधित होता है। तो सामान्य विषयों के बारे में भी मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी उन्होंने अब समराइज़ किया हुआ है, जो सारांश रूप में लिखा हुआ है, उन चीज़ों को वे बार बार पढ़ें, न कि नई चीज़ों को फिर शामिल करें। तो पुरानी चीज़ों को जो अब तक उन्होंने पढ़ा है उसी को बारंबार गंभीरता से गहन अध्ययन और अवधारणात्मक स्पष्टता के लिए बार बार पढ़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मानसिक तनाव भी कम होगा और उनकी तैयारी सही दिशा में होगी। रिसोर्स पे जब आपने सर बताया, तो सर यहाँ पे रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मतलब रिवाइज कैसे किया जाए पूरे सिलेबस को इस 30 दिन में, मतलब उसके लिए क्या एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि पूरा सिलेबस कवर कर ले इस 30 दिनों में और सफलता की ओर अग्रसर हो? संभवतः आप हमसे रिवीजन की तकनीक पूछ रहे हैं जी। देखें, रिवीजन की तकनीक में सामान्य तौर पर अपने क्लास में और यूँ भी जब विद्यार्थी आते हैं तो मैं उनसे 2-3 तरह की तकनीकों की चर्चा करता हूँ। एक तो तकनीक होती है पोमोडोरो तकनीक, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, कि उसमें जैसे मान लें कि 1 घंटा किसी ने स्टडी की है, तो 1 घंटा अध्ययन करने के बाद वह 20 मिनट तक उसके बारे में सोच कर लिखे, सोचे पहले 20 मिनट, फिर 10 मिनट लिखे और फिर 5 मिनट का ब्रेक दे करके वह नए टॉपिक पर जाए। एक तो यह रिवीजन की तकनीक होती है। दूसरी बात यह है कि हमें माइंड मैपिंग करने की आवश्यकता है, और मैं जब ऐसी तकनीक के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं इसको ज़्यादा क्लिष्ट नहीं करूँगा। माइंड मैपिंग का मतलब यह होता है कि जो विषय विद्यार्थी पढ़ रहा होता है, जो टॉपिक पढ़ रहा होता है, उसके कोर को, उसके केंद्र बिंदु को वह पकड़े, केंद्र बिंदु को अपनी कॉपी में लिखे, और केंद्र बिंदु को अपनी कॉपी में लिखने के बाद वृक्ष की तरह, ट्री मैपिंग की तरह उसके हर एक छोटे से छोटे पहलू के साथ आगे बढ़े और कोशिश करे कि उस टॉपिक से संबंधित सारी बातें उसको रिकॉल हो जाएं। इसको हम एक और तकनीक का नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रिट्रीवल टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वह एक ब्रेन एक्सरसाइज के रूप में उपस्थित हो, और हम आंख बंद करके सोचें कि कितनी बातें हम उसकी रिकॉल कर पा रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे विद्यार्थी में न सिर्फ रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ती है बल्कि रिटेंशन की एबिलिटी बढ़ जाती है, वह उसको कायम रख पाता है। और इन तरीकों से गुजरने के बाद अंत में मेरा एक सुझाव होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। इसका मतलब यह होता है कि जैसे आज आपने कोई चीज़ रिवाइज की है तो एक दिन का समय दें और दूसरे दिन या तीसरे दिन आप फिर से रिकॉल करने की कोशिश करें कि अब वह कितना याद आता है। तो अगर 2 दिन में किया, फिर 1 हफ्ते में करें, फिर 15 दिन में करें। इस तरह से अगर हम रिवीजन करते हैं तो हमारा सिर्फ रिवीजन ही नहीं होता है बल्कि हम उसको रिटेन करने में भी कामयाब होते हैं। सामान्य तौर पर बच्चे पैसिव रिवीजन करते हैं। पैसिव रिवीजन का मतलब होता है कि जो पढ़े हैं उसको फिर से पढ़ रहे हैं, फिर उसको पढ़ रहे हैं। इससे कभी कभी मोनोटोनस सिचुएशन हो जाता है, नीरसता आ जाती है, लगता नहीं है कुछ नई चीज़ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव रिट्रीवल टेक्निक या जो स्पेस्ड रिपीटिशन मैंने कहा, पोमोडोरो तकनीक बताया, इससे बच्चे में हमेशा उसका मनोबल बढ़ा रहता है, विद्यार्थी में उसका उत्साह बना रहता है और नई चीज़ों को
लाने की वह कोशिश करता है, जिससे कि उसका विषय उसका अपना हो जाता है, उसको बचाए और बनाए रखने में वो कामयाब हो जाता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मेरा मानना है कि रिवीजन के तौर तरीकों में हमें थोड़ा परिवर्तन कर लें तो हमें इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब जब विस्तार से आपने रिवीजन और रिसोर्सेज के बारे में बताया है सर, तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रश्नों को ध्यान में आ रहा है जिसको मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जो बच्चों को हमेशा ये रहता है कि वो अभी कौन से कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करें लास्ट 30 डेज में, ये कन्फ्यूजन हमेशा सामान्य रूप से बना रहता है। एक दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कंसेप्चुअल और फैक्चुअल के बीच में कन्फ्यूजन रहता है, किस पे अभी जोर देना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मतलब लगभग सभी स्टूडेंट्स के कुछ वीक एरियाज होते हैं, कुछ एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, तो उन्हें इन दोनों में से किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? वीक एरियाज को और ज़्यादा मजबूत करने पे ध्यान देना चाहिए या अपने मजबूत पार्ट को और उस पर महारत हासिल करने पे ध्यान देना चाहिए? तो सर इन संदर्भों में थोड़ा सा बताएं सर। जी आदित्य जी, आपने 3 प्रश्न पूछा है। जी जी सर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्रमवार उसका उत्तर देने की। क्योंकि 30 दिन बचे हैं, तो इन 30 दिनों में मेरी अपनी समझ है और मेरा सुझाव होगा कि अभ्यर्थियों को कुछ विशिष्ट विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करने से, उनका एनालिसिस करने से ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, ऐसे कुछ विषय हैं जिन विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहाँ से करीब करीब 70 से 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा अब सुझाव होगा इन 30 दिनों के लिए कि जो मेन विषय हैं जिनके बारे में मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि संविधान है, संविधान राज्य व्यवस्था है, इतिहास, भूगोल और पर्यावरण है, इकोनॉमी है और साथ में साइंस है। तो इन विषयों पर हमें अब विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात आपने यह पूछी कि इन विद्यार्थियों को इन विषयों में अवधारणात्मक प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए या फैक्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। सर मेरा ये मानना है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अब बच्चों की बन गई होगी, कंसेप्ट डेवलप हो गए होंगे। 30 दिनों में कोई नया कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा। तो उन 30 दिनों में जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग की ओर उन्हें जाना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एक पॉजिटिव रिट्रीवल टेक्निक होती है जिसके माध्यम से वो डीप अंडरस्टैंडिंग में जा सकते हैं। जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनकी हुई है उस क्लैरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, वो और ज़्यादा उसको रिफॉर्म उसमें ला सकते हैं और ज़्यादा उसको रिफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इससे उनका क्रिस्टल क्लियर होगा कंसेप्ट, और साथ में जो फैक्ट्स हैं उसको अब वो क्रैम करें, उसको 4-5 बार पढ़ें ताकि फैक्चुअल कोई गलती ना हो। और मेरा तो यही सुझाव होगा, चूँकि यह प्रतियोगी परीक्षा है तो इसमें गलती कम से कम हो, इसलिए उतने फैक्ट पढ़ें जिसको कि वो याद रख सकें। तो अवधारणात्मक, कंसेप्चुअल और तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल, दोनों के बीच में एक बैलेंस स्थापित करना मेरे समझ से ज़्यादा अच्छा है। किसी एक को कम, किसी दूसरे को ज़्यादा महत्व देना उचित रणनीति मेरे समझ से नहीं होगी। हालांकि 3-4 वर्षों में जो प्रश्न आ रहे हैं अलग अलग विषयों में, खास करके राजनीति, संविधान और राज्य व्यवस्था की, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, फैक्चुअल थोड़े कम हैं। फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि दोनों के बीच में संतुलन बना के चलें। तीसरा प्रश्न सर आपने पूछा कि कौन से विषयों पर ध्यान दिया जाए, जो कमज़ोर विषय हैं उस पर, जो कमज़ोर पक्ष है उस पर, या जो अच्छा पक्ष है उस पर, जिसमें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत पक्ष है उस पर। तो मैं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निश्चित तौर पर यह कहना चाहूँगा कि जो मजबूत पक्ष है उसको मजबूत किया जाए। मजबूत पक्ष में लगे कि अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब कुछ कमज़ोर पक्षों को लिया जाए।
क्योंकि अब तक जब कमज़ोर पक्ष रह गया है तो उसको हम 30 दिनों में बहुत मजबूत नहीं कर सकते, और जो मजबूत पक्ष है उसको छोड़ देंगे तो वह शायद कमज़ोर हो जाए। तो हम मजबूत पक्ष को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और हमारा ध्यान रहेगा कि जो परीक्षा हमारी होनी है 100 प्रश्न इसमें होते हैं, तो अब मेरा सुझाव यह होगा कि वो 80 प्रश्नों को टारगेट करें और 80 में वो 60 प्रश्न बनाने पर पूरा रणनीति अपना केंद्रित करें। तो इससे उचित समय का उपयोग होगा, जिसको हम लोग टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आजकल माइंड मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो माइंड मैनेजमेंट हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा प्रदर्शन भी अच्छा होगा, क्वालिटेटिव होगा और स्टैंडर्डाइज होगा। सर, जब यहाँ तक बातें हो गई तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स प्रीलिम्स से संबंधित जी मैं उठाना चाहूँगा सर यहाँ पे। जी करंट अफेयर, जी करंट अफेयर के संदर्भ में क्या रणनीति 30 दिनों में होनी चाहिए? जी, यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खास करके प्रारंभिक परीक्षा का। और मैं अपने विद्यार्थियों को या जो भी हमारे पास आते हैं उन विद्यार्थियों को इस संदर्भ में एक विशेष सुझाव देना चाहता हूँ कि आप मानसिक बोझ को कम करने के लिए करंट अफेयर को सबसे पहले इस रूप में न देखें कि वह एक अलग विषय है। अगर वो संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो उससे संबंधित करंट बातों को पढ़ लें, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए, या संसद ने किसी कानून को पारित किया है, या अभी चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव से संबंधित क्या व्यवस्थाएं हैं, या अमेरिका में चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति का तो उससे संबंधित क्या प्रावधान है। ये सब करंट में आते हैं और यही हमारे कोर विषय में भी आते हैं। तो साथ साथ करें। अगर इकॉनमी पढ़ रहे हैं तो इकॉनमी के करंट जो हैं उसको साथ में पढ़ें, जैसे बजट से संबंधित प्रावधान है, या कोई नई नीति आई है, या कोई नई व्यवस्था आई है। तो करंट को जब वो कोर विषय के साथ लेकर पढ़ेंगे तो उसका बोझ कम होगा। दूसरी चीज़, करंट अफेयर से संबंधित यानी समसामयिक घटनाओं से संबंधित कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, उसका कोई एक सीमित दायरा नहीं है। तो इसलिए मेरा यह सुझाव होगा कि जो विजन आईएएस से हम लोग उपलब्ध कराते हैं 365, वह जो मटेरियल है वह मेरी समझ से गागर में सागर की तरह है। तो उसका अगर विद्यार्थी अध्ययन करता है, अभ्यर्थी अध्ययन करता है, तो कम समय में वह करंट अफेयर के अधिकांश चीज़ों को शामिल कर लेता है। मैं जब यहाँ अधिकांश बोल रहा हूँ तो अपने आप को अनुशासित करके कह रहा हूँ, क्योंकि करंट की कोई सीमा नहीं होती, तो अधिकांश चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर सर मैं आपको आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूँगा कि अब नई चीज़ें ना करें, नया न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पास समराइज्ड मटेरियल है उसी का हम अध्ययन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, करंट अफेयर में ये भी बना रहता है डाउट कि रिटेन करना, मतलब चैलेंजेस मैं कहूँगा ऐसे, कि पढ़े हुए चीज़ों को जो है ना रिटेन करना मुश्किल होता है जी, और उसे कैसे रिकॉल किया जाए। तो इसके लिए कुछ टेक्निक आपकी लास्ट मोमेंट में सर कुछ? मैंने प्रारंभ में ही रिवीजन की टेक्निक तो आपके साथ साझा की है। उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा या सुझाव के तौर पर कि जब हम लोग कोर विषय पढ़ते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर हम संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं और मान लिया जाए कि हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ हम यह पढ़ें कि ईवीएम को लेकर के, वीवीपैट से संबंधित, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित, या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला गया, उच्च न्यायालय में कोई मामला गया, या उस पर कोई निर्णय आया है तो निर्णय का आधार क्या है, या जैसे मैंने कहा कि विधायिका ने कुछ समय पहले कोई विधि बनाई हो, संसद से संबंधित कोई विधि बनी हो। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड की विधानसभा ने यूसीसी पर अपना एक विधेयक पास किया जो राष्ट्रपति के पास लंबित है, तो वह क्या है। अनुच्छेद 44 जब हम पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड की जो व्यवस्था है उसका हम लोग अध्ययन कर लें। तो जब साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं सर, तो उसका रिवीजन भी होता रहता है, वो रिकॉल भी होता रहता है, और बार बार हम उसको रिपीट करते रहते हैं। तो जितनी बार हम उसको रिपीट करेंगे, जब भी मेन टॉपिक हम पढ़ें, उसके साथ साथ अगर हम करंट के मामले को, जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, उसको अगर हम शामिल करते हैं तो अपने आप वो रिकॉल होते रहती हैं। और परीक्षा चूँकि देनी है तो कुछ समय के लिए, हफ्ते में 1 दिन के लिए
जो हफ्ते भर के करंट अफेयर्स हमें हमारे पास हैं, हम उसका अगर वर्गीकरण करके रखें तो एक बार संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, एक बार इकॉनमी से संबंधित करंट को एक बार हम पढ़ भी सकते हैं, उसको क्रैम भी कर सकते हैं, और फिर हम उसका अगर बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वह नियमित तौर पर हमारे समझ से बना रहेगा हमारे पास। अब सर, जब हमने करंट अफेयर को भी देख लिया, तो क्या मॉक टेस्ट की भूमिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और सर, यहाँ पे मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट अगर इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है तैयारी में, और लास्ट 30 डेज़ में इम्पॉर्टेंट रोल है, तो कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने चाहिए? इस तरह के भी कुछ सवाल हैं सर, उसके सर थोड़ा सा उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। ये मॉक टेस्ट तैयारी का एक अभिन्न अंग है, और मॉक टेस्ट के माध्यम से हम न सिर्फ रिवाइज करते हैं बल्कि अपनी संभावित खामियों को भी समय के पहले जान लेते हैं, जिससे हमें उस गैप को भरने में आसानी हो जाती है जो कि परीक्षा के समय संभवतः हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो मॉक टेस्ट मैं समझता हूँ कि हमारी रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा होता है। उस मॉक टेस्ट से हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, सेल्फ एनालिसिस होता है, और सेल्फ एनालिसिस से हम सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं, जो फ्यूचर के डैमेज को कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो मैं मानता हूँ कि मॉक टेस्ट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। रही बात यह कि मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए, यह सभी विद्यार्थियों पे अलग अलग होगा। मेरा अपना सुझाव है कि मॉक टेस्ट कम से कम 6 होना चाहिए, और उस मॉक टेस्ट 6 का मतलब केवल 6 नहीं, उसके बाद रेगुलर उसको अपने जो कमज़ोर पक्ष हैं उसके, जिसको समझता है कि उसका कमज़ोर पक्ष है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 4-5 विषयों के बारे में कहा कि उन पर ध्यान देना चाहिए, तो उन 4-5 विषयों में कोई एक विषय हो सकता है थोड़ा कमज़ोर हो, तो विद्यार्थी को चाहिए कि वह उन विषयों में से कोई जो उसके पास क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे विजन आईएएस का वो संधान का पेपर है, तो वो पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पेपर तैयार किया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि बहुत ही सोच समझकर, और मैं बार बार कहता हूँ कि शोध अनुसंधान के साथ ऐसे प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो बहुत अच्छा है विद्यार्थियों के लिए। तो उन प्रश्नों का अगर वो पर्सनलाइज्ड होकर तैयारी करते हैं, जहाँ का वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें निखार आएगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और इस तरह की परीक्षा में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी। तो मैं स्वीकार करता हूँ और सलाह भी देता हूँ कि वो मॉक टेस्ट दें, कम से कम 6-7 तो दें ही, जिसमें सभी प्रश्न हों, और साथ साथ संधान जैसे पर्सनलाइज्ड क्वेश्चनर जो होते हैं, जो अलग अलग टॉपिक से संबंधित होते हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित होते हैं, उसको जितना ज़्यादा संभव हो उतना ज़्यादा वो बनाएं, और उससे न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका रिवीजन भी अपने आप होता रहेगा। तो यह बहुत अच्छी तकनीक है, और इसको हम लोग रणनीति में शामिल करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। जी सर। मतलब सर, परफॉर्मेंस एनालिसिस को मॉक टेस्ट के मतलब अपनी तैयारी से जोड़ सकते हैं, ऐसा कहना है जी आपका? जी। तो सर, यहाँ पे ये भी देखने में आता है कि कुछ स्टूडेंट्स परफॉर्म अच्छा कर रहे होते हैं, मतलब सेक्शनल टेस्ट में, जी तो क्या उन्हें फुल लेंथ टेस्ट जैसे कि अभ्यास है, उस पर भी फोकस करना चाहिए सर? इसके बारे में सर थोड़ा सा। जी, अभ्यास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध कराता है, और अभ्यास की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें निश्चित तौर पर उनको शामिल होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ उनको पहले शामिल होना चाहिए था, लेकिन अगर अभी भी उन्होंने नहीं किया है तो वे अभ्यास के टेस्ट पेपर को लेकर के जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए वह अंतिम दौर में फ़ायदेमंद होगा। और मैं रिपीट करूंगा कि जो ये क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो संधान के माध्यम से कर रहे हों, अभ्यास के माध्यम से कर रहे हों, या मॉक टेस्ट के माध्यम से कर रहे हों, ये केवल उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि उनका एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है। तो यह उनके लिए अत्यंत गुणात्मक लाभकारी होगा। तो इससे ही मॉक टेस्ट से जुड़ा हुआ है एक और क्वेश्चन सर मेरे ध्यान में अभी आ रहा है कि PYQ की भी भूमिका होती है, और होती है तो कितनी है, अभी क्या ध्यान देना चाहिए उन पे सर? इस पे थोड़ा सा हमें सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर। मेरा अपना मानना है आदित्य जी कि पिछले वर्षों के प्रश्न रिपीट तो होते नहीं हैं, लेकिन पिछले वर्षों के प्रश्नों का उत्तर देने से अभ्यर्थी के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि वो ये समझता है कि जिस स्तर का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, वह उस स्तर के प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में आ गया है।
तो इससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो मैं मानता हूँ कि कुछ प्रश्न जो हैं विगत 2-3 वर्षों के, उनका अगर वो सॉल्व करता है, उनका उत्तर देता है, तो गलत नहीं है। लेकिन मैं यह चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बजाय अब वो जो नए प्रश्न हैं, जैसे हमारे मॉक टेस्ट का है, संधान का है या अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ज़्यादा लाभ होगा। और सर यहाँ पे बच्चों को क्या जो उन्होंने पहले दिया है मॉक टेस्ट दे दिया है, क्या उसके सॉल्यूशन को भी रिवाइज करते रहना चाहिए? जो उपलब्ध कराया गया है सॉल्यूशन, वो तो अपने आप में एक रिवीजन का मटेरियल है वो। तो जितना रिवाइज़ करेंगे उतना फ़ायदेमंद है, वो मटेरियल है एक तरह से। तो जो पिछले टेस्ट उन्होंने दिए हैं, उस टेस्ट का अगर सॉल्यूशन वो करते हैं, तो अपने आप वो रिवाइज़ हो रहा है। वो एक रिवीजन का मेथड है, वो कोई अलग से टेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं वो सॉल्यूशन को टॉपिक वाइज़ रिवाइज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही काम आएगा वो, बहुत उपयोगी होगा मेरे हिसाब से। अब सर जब आपने विस्तार से बताया हमें मॉक टेस्ट के बारे में, तो एक मैं जनरल डाउट पूछना चाहूँगा जी। प्रीलिम्स परीक्षा से रिलेटेड जी। कि प्रीलिम्स में कितने प्रश्न करने चाहिए अटेम्प्ट? क्या सारे के सारे करने आवश्यक हैं? अब मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि मैंने पहले भी कहा कि 100 प्रश्न आते हैं, 80 प्रश्नों का टारगेट लेके बच्चों को चलना चाहिए। और 80 प्रश्नों में से अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसका कोई ऑप्शन उसको नहीं मालूम है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। 60 से 65 प्रश्न का उत्तर अगर वो विश्वास के साथ देता है, तो हर परिस्थिति में वो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होगा, प्रीलिम में सफल होगा। काफ़ी विस्तार से सारे पक्षों को आपने सर बताया सर। जी। अब हम लोग अपने बातचीत के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं सर। जी। तो मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट जी। सवाल यहाँ करना चाहूँगा, जी। जो आज के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि मेंटल हेल्थ सर। ऑलरेडी स्ट्रेस पहले से है, हम समझ सकते हैं एस्पिरेंट्स पे कितना रहता है, और लास्ट के समय में ज़्यादा रहता है क्योंकि उन पर परफॉर्मेंस प्रेशर होता है उन पर। तो मेंटल हेल्थ से जुड़े जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, इस एंजाइटी को कम करने के लिए क्या उन्हें हेल्प कर सकता है, क्या करना चाहिए उन्हें, किस चीज़ से बचना चाहिए, इसके संदर्भ में सर हमें थोड़ा सा बताएं सर। अभ्यर्थियों को मैं विशेष तौर पर सुझाव देना चाहूँगा कि एक बहुत तथाकथित कठिन दौर से वो गुजर रहे हैं। मानसिक तनाव है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। एक बहुत अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें लंबी सांस ली जाती है और फिर उसको छोड़ी जाती है। 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट एकांत में बैठ कर यह प्राणायाम करें। निश्चित तौर पर मानसिक शांति प्राप्त होगी, निश्चित तौर पर आप एक नई स्फूर्ति के साथ तैयार होंगे और जितने भी तनाव हैं, शारीरिक तनाव हो या मानसिक तनाव हो, यह तनाव दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अच्छी नींद, सोना बहुत ज़रूरी है। ये एक गलतफहमी है कि सोना नहीं चाहिए, कम सोने से हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, नहीं। मैं हमेशा यह सुझाव देता हूँ कि पर्याप्त सोएं। ज़्यादा सोएंगे तभी गलत है, कम सोएंगे तभी गलत है। एक संतुलन की आवश्यकता है। सोने से आपकी इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हमेशा फ्रेश होती हैं, हमेशा अच्छी होती हैं, और उससे जो भी आप पढ़ेंगे उसको आप रिटेन करने में कामयाब होंगे। तो सर मेरा सुझाव यही है कि इन अभ्यर्थियों को ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है, और जो प्राणायाम हमने बताया वह प्राणायाम करें, और भोजन अच्छा करें। जो बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें, फल फ्रूट खाएं, ताकत की चीज़ें खाएं, जो पौष्टिक चीज़ें हो खाएं। निश्चित तौर पर उनको कोई तनाव नहीं हो। लास्ट में अपना कोई मैसेज देना चाहें सारे एस्पिरेंट्स को? सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर विश्वास करो और कठिन परिश्रम करो। डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, ये तीनों सफलता के 3 मंत्र हैं, और इन्हीं तीनों मंत्रों के साथ अपने आप पर विश्वास करके, कठिन परिश्रम करके परीक्षा हॉल में जाइए। निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। काफ़ी विस्तार से सर बताया आपने, सारे डाउट्स को लगभग स्पष्ट रूप से जो है ख़त्म करने का प्रयास किया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद आदित्य जी। हिंदी की एक काफ़ी प्रचलित कहावत है, अंत भला तो सब भला, और अशोक सर के शब्दों में टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ माइंड मैनेजमेंट भी आवश्यक है। तो इसलिए पॉजिटिव रहते हुए इस लास्ट 30 डेज़ को अधिक से अधिक यूटिलाइज कीजिए, अपने शरीर को आराम दें,
मन को शांत रखें और अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट।